कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए अनाउंसमेंट है, आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में जो भी फिलर फॉर्म अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं उनको आप मेरा रेफरल कोड रिफर कर सकते हैं जो कि है अलीम10, जिसको यूज करने पे एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये रेफरल कोड फिलर फॉर्म के सारे कोर्सेज पे एप्लीकेबल है, तो ना सिर्फ सोशोलॉजी बल्कि कोई भी पेपर 2 पेपर 1 के लिए कोई भी अगर बाई करना चाहता है फिलर फॉर्म का कोर्स तो मेरा रेफरल कोड यूज कर सकता है। और ये रेफरल कोड फिलर फॉर्म के ऑल कोर्सेज पे एप्लीकेबल है। और इस बार हम लोगों ने योगा और मैनेजमेंट का कोर्स भी ऐड किया है, तो जो भी आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में योगा और मैनेजमेंट का कोर्स लेना चाहते हैं आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। ठीक, और हमारी जो कोर्स की टाइमिंग है, सोशोलॉजी की जो क्लास की टाइमिंग है वो 8 बजे रात में है। ठीक, यानी कि डेली क्लासेस हमारी 8 PM पे होती हैं। तो जो भी नए लोग ज्वाइन किए हैं वो टाइमिंग नोट कर सकते हैं और इस टाइम पे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको क्लास लिंक नहीं मिलता है तो आप ऐप में जाकर डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं 8 बजे की क्लास। ठीक, और अगर इनकेस क्लास का टाइमिंग चेंज होता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अनाउंसमेंट सेक्शन में। तो अनाउंसमेंट सेक्शन भी आप एक बार देखा करें जब भी आपको टाइम मिले, जिससे ये होगा कि आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि क्लास आज 8 ही बजे है या उसके अलावा कोई टाइम। जनरली कोई भी अगर ऐसा क्लास चेंज होती है तो उसके लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। और जो भी क्लास चेंज होगी वो सिर्फ एक दिन के लिए होती है, बाकी सारे डेज में क्लास 8 बजे ही होगी। तो स्टार्ट करते हैं कार्ल मार्क्स पार्ट 1। सबसे पहले हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग उनके कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। So Karl Heinrich Marx was a German philosopher. So he was a German philosopher, economist, historian, sociologist, political theorist, journalist, critic of political economy and social revolutionary, socialist revolutionary. तो कार्ल मार्क्स बहुत ही बेहतरीन जर्मन फिलोसफर है, इकोनॉमिस्ट है, हिस्टोरियन है। ऑलमोस्ट जितनी भी सोशल साइंसेस हमारे आज के टाइम पे पढ़ाई जाती हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, सोशोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, जर्नलिज्म हो, सारी जगह पे कार्ल मार्क्स को पढ़ाया जाता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स बहुत ही बड़े फिलोसफर थे जिनकी थ्योरीज बहुत सारी डिसिप्लिन में पढ़ाई जाती है। तो न सिर्फ सोशोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, और उसके साथ साथ पॉलिटिकल थ्योरीज के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। His best known title are the 1848 pamphlet, The Communist Manifesto and The Four Volume of Das Kapital। तो ये दो वर्क इनके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल। तो ये आपको याद रखना है कि दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बोथ बिलोंग टू कार्ल मार्क्स। Karl Marx was born on 5th May 1818 in Germany and died on 14th March 1883 on इन यूनाइटेड किंगडम। यूके में इनकी डेथ हुई थी और जर्मनी में इनकी पैदाइश हुई। तो ये हम लोग एक व्यू देख लिया हम लोगों ने कार्ल मार्क्स के बारे में। ठीक, स्टार्ट करते हैं इनके कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट में जनरली हम लोग जब भी क्लास कोई भी थिंकर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उनकी मेथोडोलॉजी देखते हैं। तो चूंकि कार्ल मार्क्स एक फिलोसफर है, ठीक, तो इनकी बहुत ज्यादा मेथोडोलॉजी आपको नहीं मिलेगी। तो जो भी है वही हम लोग देखते हैं, मेथोडोलॉजी क्या है कार्ल मार्क्स की या कार्य प्रणाली क्या है कार्ल मार्क्स की, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है ही वाज अ फाउंडर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। ये जो है कार्ल मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के फाउंडर माने जाते हैं। ठीक, संघर्ष दृष्टिकोण के संस्थापक माने जाते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स वाज अ फाउंडर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, ये जो है संघर्ष दृष्टिकोण के संस्थापक माने जाते हैं। फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म, ठीक, और साइंटिफिक सोशलिज्म के भी फादर माने जाते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक भी माने जाते हैं कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट टर्म आता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ये भी इनकी एक मेथोडोलॉजी आप कह सकते हैं।
ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है कार्ल मार्क्स का। मार्क्स अप्लाइज हिज मटेरियलिस्टिक conception of history by studying the history of human society in terms of distinct stages each marked by a distinct mode of production। कार्ल मार्क्स ने हिस्ट्री को एक अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश की। वो जब भी ह्यूमन सोसाइटी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो अलग अलग स्टेजेस में पढ़ते हैं और वो अलग अलग स्टेजेस में उसको डिवाइड करते हैं और हर स्टेज में एक अलग मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है। किसी स्टेट में एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, किसी स्टेज में फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। किसी स्टेज में कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है और एक इनका एंटिसिपेशन था जिसमें उन्होंने कहा था कि आगे जाकर सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक। ऐतिहासिक भौतिकवाद, मार्क्स इतिहास की अपनी भौतिकवादी अवधारणा को अलग अलग चरणों के संदर्भ में समाज के इतिहास का अध्ययन करके लागू करते हैं। प्रत्येक उत्पादन के एक अलग तरीके से चिन्हित होते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि कार्ल मार्क्स ने जब इतिहास का अध्ययन करना शुरू किया तो उन्होंने इतिहास को अलग अलग चरणों में बांटने की कोशिश की और जो अलग अलग चरण है वो अलग अलग चरण जो है वो अलग अलग उत्पादन के तरीकों से घिरे हुए होते हैं। ठीक, चाहे वो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन हो, उस आगे हम लोग देखेंगे उसको हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक, तो बस यहाँ पे ऐतिहासिक भौतिकवाद में बस आपको इतना ही समझना है कि कार्ल मार्क्स हिस्ट्री का अध्ययन जब भी करते हैं अलग अलग चरण में करते हैं और हर चरण में एक उत्पादन के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक, फ्रॉम द मोड ऑफ प्रोडक्शन flow the specific kind of relationship and class antagonism distinct in every phase of history। उत्पादन के तरीके से इतिहास के हर चरण में विशिष्ट प्रकार के संबंध और वर्ग विरोध अलग अलग प्रवाहित होते हैं। यानी कि हर मोड ऑफ प्रोडक्शन में अलग अलग तरीके के रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन बनते हैं और हर मोड ऑफ प्रोडक्शन में अलग अलग तरीके के क्लास एंटागोनिज्म आते हैं। ठीक, जैसे कि अगर आप देखेंगे फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में लॉर्ड और सर्व एक अलग अलग क्लास थी और दोनों के बीच में एक दुश्मनी का रिलेशन होता था। ठीक, एक एंटागोनिज्म मतलब होता है दुश्मन। ठीक, तो फ्रॉम द मोड ऑफ प्रोडक्शन टू द specific kind of relationship and class antagonism distinct in every phase of history। यानी कि हर फेज ऑफ हिस्ट्री में उन्होंने कहा कि सारे फेज ऑफ हिस्ट्री में जितने भी फेज उन्होंने बनाए उन्होंने कहा कि हर फेज ऑफ हिस्ट्री में एक अलग मोड ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और हर मोड ऑफ प्रोडक्शन में एक अलग तरह का रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन होता है। ठीक, और हर रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन में एक अलग क्लास होती है, अलग क्लास के बीच में एंटागोनिज्म होता है। ठीक, दो क्लासेस की बात ये हमेशा करते हैं, एक हैव्स और एक हैव्स नॉट की बात करते हैं। यानी कि जिनके पास प्रोडक्शन के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। ठीक, यानी कि जो रॉ मटेरियल है, रिसोर्सेज है, उस पर जिनका कंट्रोल होता है उनको इन्होंने हैव्स क्लास कहा है और जिनके पास कंट्रोल नहीं होता है उनको उन्होंने हैव नॉट्स क्लास कहा है। ठीक है, तो यही कहते हैं कि हर हिस्ट्री को अलग अलग स्टेजेस में बांटा जा सकता है और हर स्टेज जो है अलग अलग फेज में डिवाइड होती है। अलग अलग फेज जो है अलग अलग तरीके के मोड ऑफ प्रोडक्शन रखता है और चूंकि ये अलग अलग तरीके के मोड ऑफ प्रोडक्शन रखते हैं इसी वजह से इनके बीच में अलग अलग क्लासेज होती हैं और एक अलग अलग क्लासेज में अलग अलग तरीके की एंटागोनिज्म होती है, दुश्मनी होती है। ठीक, जैसे कि फ्यूडलिज्म में लॉर्ड एंड सर्व्स के बीच में दुश्मनी होती है और कैपिटलिज्म में अगर आप देखेंगे बार्जोजीज और प्रोलेटारिएट के बीच में एंटागोनिज्म होता है। उत्पादन के तरीके से इतिहास के हर चरण में विशिष्ट प्रकार के संदर्भ होते हैं। तो ये कहते हैं कि जब भी आप इतिहास की स्टडी अध्ययन करेंगे तो अलग अलग चरण होते हैं और अलग अलग चरण में अलग अलग तरीके के उत्पादन के तरीके होते हैं और जितने भी उत्पादन के तरीके होते हैं उनमें अलग अलग तरीके की वर्ग होते हैं और उनके बीच में एक अलग अलग प्रवाहित होते हैं, यानी कि दुश्मनियां होती हैं। ठीक, मोड, मीन्स एंड रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, ये तीन चीजों की बात किया है कार्ल मार्क्स ने। मोड ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। ये अलग अलग क्या है हम लोग देखेंगे। मोड ऑफ प्रोडक्शन किसको कहते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसको कहते हैं या रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन किसको कहते हैं। मोड साधन और उत्पादन के संबंध।
तो सबसे पहला आता है मार्क्स यूज द टर्म मोड ऑफ प्रोडक्शन टू रिफर्स टू द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन इन अ गिवन सोसाइटी। तो जब मार्क्स मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन करता है किसी भी गिवन सोसाइटी में, ठीक? यानी कि कोई भी गिवन सोसाइटी में जो भी इकोनॉमिक प्रोडक्शन हो रहा है वो उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो कैपिटलिज्म है, वो फ्यूडलिज्म है, या वो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक? तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, चाहे वो कैपिटलिज्म हो, चाहे वो सोशलिज्म हो, चाहे वो कम्युनिज्म हो, चाहे वो फ्यूडलिज्म हो, चाहे वो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन हो, किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है इकोनॉमिक प्रोडक्शन कर रहा है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक प्रोडक्शन कर रहा है, वही मोड ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है, ठीक? मोड यानी कि तरीका। उत्पादन के तरीके ने किसी दिए गए समाज में आर्थिक उत्पादन के विशिष्ट संगठन को संदर्भित करने के लिए उत्पादन के तरीके शब्द का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे तरीके रहेगा। उत्पादन के तरीके के बारे में क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि किसी भी समाज में जो आर्थिक उत्पादन हो रहा है वो कौन सा संगठन कर रहा है, उसी संगठन को जो है उत्पादन का तरीका कहा जाता है। जो संगठन कर रहा है उसी संगठन को उत्पादन का तरीका कहा जाएगा, चाहे वो पूंजीवाद कर रहा हो, चाहे वो समाजवाद कर रहा हो, ठीक? तो ये समाजवाद, पूंजीवाद, ये सारे क्या आ जाएंगे, उत्पादन के तरीके में आ जाते हैं। यही कार्ल मार्क्स का मानना है कि किसी भी समाज में अगर आप उत्पादन के तरीके की बात करते हैं तो उत्पादन का तरीका ये हमको बताता है कि किसी भी समाज में जो आर्थिक उत्पादन हो रहा है वो उसका संगठन कौन सा है जो वो उत्पादन कर रहा है, उस संगठन को ही कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के तरीके कहा है, मोड ऑफ प्रोडक्शन कहा है, ठीक? अब मोड ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स, अब मोड ऑफ प्रोडक्शन में ही दो चीजें होती हैं, एक है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक? यानी कि मोड ऑफ प्रोडक्शन के ही पार्ट हैं बाकी दोनों, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक? रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन। So a mode of production includes the means of production used by a given society, यानी कि एक given society में जो भी मोड ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं उसमें कौन कौन से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसके बारे में कार्ल मार्क्स ने कहा कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, सच एज फैक्ट्रीज, जैसे कि फैक्ट्री जिसके जरिए प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक? जिसके जरिए प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे फैक्ट्री के जरिए प्रोडक्शन हो रहा है। and other facilities like machines and raw materials, ठीक? मशीन्स और रॉ मटेरियल्स, यानी कि फैक्ट्री, मशीन, रॉ मटेरियल, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में आ जाएंगी। इट आल्सो इंक्लूड लेबर एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लेबर फोर्स। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, लेबर आते हैं और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स आती है। तो एक चीज तो आ गई आपकी फैक्ट्री, ठीक? दूसरा आ गया दूसरी फैसिलिटीज जो भी हो, मशीन्स आएंगी इसमें, रॉ मटेरियल्स आएंगे और ह्यूमन रिसोर्सेज भी आए, ठीक? ह्यूमन रिसोर्सेज, तो लेबर फोर्सेज यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है, ठीक? उत्पादन के तरीके में किसी दिए गए समाज द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पादन के साधन शामिल होते हैं। तो ठीक है, क्या होता है, उत्पादन के तरीके के ही पार्ट हैं उत्पादन के साधन या उत्पादन के संबंध, ठीक? उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंध उत्पादन के तरीके में ही होता है, ठीक? उत्पादन का तरीका हम समझ गए कि वो संगठन जो कोई भी इकोनॉमिक, कोई भी आर्थिक उत्पादन कर रहा हो उसको उत्पादन के तरीके कहा जाता है। और उसी उत्पादन के तरीके में दो चीजें आती हैं, एक उत्पादन के साधन और दूसरे उत्पादन के संबंध। उत्पादन के साधन में क्या क्या चीजें आती हैं, कारखाने आते हैं, दूसरी सुविधाएं आती हैं, मशीनें आती हैं, कच्चा माल आता है और जो भी श्रम बल है वो आता है, ठीक? श्रम बल आता है, मानव बल भी कह सकते हैं इसको, ठीक? श्रम में सिर्फ वर्किंग क्लास, कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि श्रम में क्या सिर्फ वर्किंग क्लास आएगी, तो आप उसको मानव बल कह लीजिए, जिसमें सारी चीजें, जितने भी मानव उसमें काम कर रहे हैं, जिसमें जितने भी मनुष्य उसमें काम कर रहे हैं वो सारे लोग इसमें आ जाएंगे उत्पादन के साधन, ठीक? तो कारखाने, मशीनें, कच्चा माल, दूसरी सुविधाएं जो हैं, मानव बल जो है, ये सारी चीजें आपके उत्पादन के साधन में आ जाती हैं, ठीक? जो किसी संगठन में शामिल होती है। उत्पादन के तरीके में किसी दिए गए समाज द्वारा उपयोग किए जाने वाले
उत्पादन के साधन शामिल होते हैं जैसे कारखाने और अन्य सुविधाएं, मशीनें और कच्चा माल। इसमें श्रम और श्रम बल का संगठन भी शामिल होता है। ठीक। नेक्स्ट आता है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, ये भी पार्ट्स है मोड ऑफ प्रोडक्शन का, उत्पादन के तरीके का ही एक हिस्सा है, ये भी एक भाग है। द टर्म रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन refers to the relationship between those who own the means of production। ठीक, तो ये रिलेशनशिप बताता है कि आपका प्रोडक्शन के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या आप उसके ओनर हैं या उसके आप ओनर नहीं है। ठीक, यही दो चीज की बात करते हैं, या तो आप उसके ओनर होंगे या उसके ओनर नहीं होंगे। The term relationship of production refers to the relationship between those who owns the means of production and the capitalists or the bourgeoisie and those who do not, the worker and the proletariat। ठीक, तो ये बताता है, रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन बताता है कि हैव और हैव नॉट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है। हैव और हैव नॉट के बीच में रिलेशनशिप क्या है, यानी कि जिनके पास प्रोडक्शन की ओनरशिप है और जिनके पास प्रोडक्शन की ओनरशिप नहीं है, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन बताता है। ठीक, ठीक, उत्पादन के संबंध शब्द उन लोगों के बीच संबंध को संदर्भित करता है जिनके पास उत्पादन के साधन है जैसे कि पूंजीपति, और जिनके पास उत्पादन के साधन नहीं है जैसे कि श्रमिक या सर्वहारा वर्ग। ठीक, तो बार्जुआजीज और प्रोलेटेरिएट के बीच में क्या संबंध है, यही रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन बताता है। ठीक, यानी कि पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के बीच में क्या संबंध है, ठीक, यही उत्पादन का संबंध कहलाता है। ठीक, तो उत्पादन का संबंध किसके संबंध के बारे में बात करता है, जिनके पास उत्पादन के साधन है जिनको हम लोग पूंजीपति कहते हैं, और जिनके पास उत्पादन के साधन नहीं है, दोनों के बीच में क्या संबंध है, उसी को उत्पादन का संबंध कहा जाता है। ठीक, तो जिनके पास संपत्ति नहीं है या उत्पादन के साधन नहीं है उनको क्या कहा जाएगा, श्रमिक कहा जाएगा या सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। ठीक, वन मिनट। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म क्या होता है पहले मैं थोड़ा सा समझा दूं, उसके बाद बाकी पढ़ते हैं। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म ये दो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक बेस स्ट्रक्चर और एक सुपर स्ट्रक्चर। एक बेस स्ट्रक्चर और एक सुपर स्ट्रक्चर। ठीक, बेस स्ट्रक्चर को आप हिंदी में कह सकते हैं बुनियादी संरचना। तो बेस स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर की बात ये करते हैं, ये कहते हैं कि बेस स्ट्रक्चर क्या होता है, इकोनॉमी होती है। तो आप जानते हैं कि अगर कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसका बेस जैसा होगा उसका स्ट्रक्चर, बाकी स्ट्रक्चर भी उसी बिल्डिंग उसी बेस के बेस पे ही होगा। ठीक, तो यही कहना है कार्ल मार्क्स का कि किसी भी सोसाइटी की इकोनॉमी जैसी होगी, बाकी स्ट्रक्चर भी उसी इकोनॉमी के जरिए सेव किए जाएंगे, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो क्वालिटी हो, चाहे अदर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी हो। जैसी वहाँ की इकोनॉमी होगी वैसे वहाँ के बाकी सुपर स्ट्रक्चर होंगे। ठीक, तो यही कहते हैं कि बेस स्ट्रक्चर ही डिसाइड करता है कि बाकी स्ट्रक्चर कैसे होंगे, यानी कि बेस स्ट्रक्चर उन्होंने इकोनॉमी को कह दिया है, तो इसका मतलब ही ये हुआ कि जो इकोनॉमी है वही डिटरमाइन करती है कि बाकी स्ट्रक्चर क्या होंगे, चाहे वो रिलीजन हो, पॉलिटी हो, या कोई भी अदर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी हो। तो वो किसके जरिए डिटरमाइन की जाती है, वो इकोनॉमी के जरिए ही डिटरमाइन की जाती है, ये कहना है कार्ल मार्क्स का। इसी को उन्होंने टर्म दिया इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। Marx emphasized economic determinism
arguing that society's technological level shapes its economic system। ठीक, तो ये आर्ग्यू करते हैं कि सोसाइटी का जो टेक्नोलॉजिकल लेवल होता है, यानी कि जो इकोनॉमी होती है, ठीक, या इकोनॉमिक सिस्टम होता है, तो यानी कि सोसाइटी का जो टेक्नोलॉजिकल लेवल है वो इकोनॉमिक सिस्टम को शेप करता है, which in turn determines its cultural and political characteristics। जो इकोनॉमी बाद में डिटरमाइन करती है कि उस सोसाइटी की कल्चरल या पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी। कल्चर में आपकी सारी चीजें आ गई, रिलीजन है, कस्टम्स है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो यानी कि ये कहते हैं कि जितना ज्यादा मतलब एक टेक्नोलॉजिकल लेवल जैसा होगा सोसाइटी का, वैसी वहाँ की इकोनॉमी होगी, और जैसी जहाँ की इकोनॉमी होगी वैसा ही वहाँ का बाकी स्ट्रक्चर होगा, वैसा ही वहाँ की बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। जैसे कल्चरल है, चाहे पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक है, वो किस पे डिटरमाइन होती है, किसके जरिए डिटरमाइन होती है, इकोनॉमी के जरिए। इसी को टर्म दिया गया इकोनॉमिक डिटरमिनेंट। ठीक, नेक्स्ट टर्म आता है आर्थिक निर्धारणवाद। आर्थिक निर्धारणवाद क्या होता है? मार्क्स ने आर्थिक नियतवाद, तो आर्थिक निर्धारणवाद ही कहिए इसको, नियतवाद मत कहिए, आर्थिक निर्धारणवाद पर जोर दिया है, ये तर्क देते हुए कि समाज का तकनीकी स्तर उसकी आर्थिक प्रणाली को आकार देता है। यानी कि समाज का जो तकनीकी स्तर होता है वो आकार देता है उस समाज की आर्थिक प्रणाली को, और एक समाज की आर्थिक प्रणाली जैसी होगी वो उसके बदले में क्या करती है, यानी कि समाज की जो आर्थिक प्रणाली होती है वो ये तय करती है कि उस समाज की सांस्कृतिक या राजनीतिक विशेषताएं कैसी होंगी। यानी कि आर्थिक प्रणाली ही ये निर्धारित करती है कि उस समाज की संस्कृति कैसी होगी या उस समाज की राजनीतिक विशेषताएं कैसी होंगी। इसी को आर्थिक निर्धारणवाद कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट दिया गया था मार्क्स के जरिए कि आर्थिक निर्धारणवाद। बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार देख लेते हैं क्या होता है बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर। बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर आधार और सुपर संरचना। ठीक, तो बेस को आधार कहा है उन्होंने और सुपर संरचना का है सुपरस्ट्रक्चर। बेस रिफर्स टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। बेस किसका मतलब होता है? बेस मतलब होता है जो प्रोडक्शन प्रोसेस है। ठीक, जैसे इकोनॉमी, प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसी को उन्होंने बेस कहा है। इकोनॉमी ही होती है प्रोडक्शन प्रोसेस, are the material and resources that generate the goods society needs। यानी कि जो मटेरियल्स होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, जिसके जरिए सोसाइटी की जो भी जरूरतें होती हैं उससे रिलेटेड सामान बनाए जाते हैं। जबकि सुपर स्ट्रक्चर डिस्क्राइब ऑल अदर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। सुपर स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? जो दूसरे एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, प्रोडक्शन के अलावा जितने भी एस्पेक्ट हैं सोसाइटी के वो सारे सुपर स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, और इकोनॉमी बेस स्ट्रक्चर कहलाता है। आधार उत्पादन बलों या सामग्री और संसाधन को संदर्भित करता है। यानी कि आधार मतलब ये होता है, आधार वो संरचना है जो उत्पादन का बल होती है, जो सामग्रियां होती हैं, संसाधन होती हैं, जिसके जरिए समाज की जितनी भी जरूरतें होती हैं उसके लिए सामान बनाए जाते हैं। यानी कि समाज की जरूरतों के हिसाब से सामान बनाए जाते हैं। और अधिरचना जो होती है या सुपर संरचना जो होती है वो समाज के जो दूसरे पहलू होते हैं, उत्पादन के अलावा जितने भी पहलू होते हैं समाज में, वो सारी चीजें अधिरचना या सुपर संरचना में आ जाती है। तो इसको अधिरचना भी कह सकते हैं आप। अधिरचना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एलिनेशन। एलिनेशन क्या है? अलगाव। आपने एलियन का नाम सुना होगा बहुत बार। एलियन को एलियन क्यों कहा जाता है? एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है अलग थलग, अलग जिसको कहते हैं, जो एक कन्वेंशनल चीजों से अलग हो। एलियन को एलियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हमारे जैसे नहीं है, हमसे अलग दिखते हैं, वो हमारे जैसे नहीं है, हमसे अलग है, इसलिए हम उनको एलियन कहते हैं।
यही है एलिनेशन। एलिनेशन मीन्स जब अपने आप को आप अलग फील करने लगते हैं सोसाइटी से, एक सोसाइटी के जैसा नहीं मानते हैं आप अपने आप को, उनसे अलग मानने लगते हैं, एक अलगाव की फीलिंग आपके अंदर आने लगती है, तो उसी को एलिनेशन कहा जाता है। ठीक, इन द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट, एलिनेशन का जो टर्म है उन्होंने कहाँ पे यूज किया था? इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट में इन्होंने यूज किया था। ठीक, ये बुक है कार्ल मार्क्स की। मार्क्स डिस्कस 4 एस्पेक्ट ऑफ एलिनेशन। उन्होंने यहाँ पे 4 एलिनेशन के टाइप बताए हैं, 4 एस्पेक्ट ऑफ एलिनेशन बताए हैं ऑफ लेबर, यानी कि लेबर जो है 4 तरीके से अपने आप को एलिनेटेड फील करते हैं, स्ट्रेंज फील करते हैं। ठीक, एज इट टेक्स प्लेस इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये कहते हैं कि किसी भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में लेबर का एलिनेशन होता है, और वो जो लेबर का एलिनेशन होता है वो 4 एस्पेक्ट में होता है। ठीक, वो 4 एस्पेक्ट में होता है। ठीक, वो हम लोग देखेंगे आगे 4 एस्पेक्ट कौन कौन से होते हैं। आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियों में, आप इसको इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट भी याद रखें क्योंकि बुक का नाम कभी चेंज नहीं होता है, वो बाद में आपके हिंदी में भी वही सेम नाम पूछा जाता है। ठीक, तो आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियों में मार्क्स श्रम के अलगाव के 4 पहलुओं पर चर्चा करते हैं जो कि पूंजीवाद समाज में होता है। तो पूंजीवादी समाज में अलगाव की फीलिंग आती है किसी भी श्रम के अंदर, किसी भी श्रमिक के। एक श्रमिक जो है अपने आप को 4 तरीके से, 4 पहलुओं से अपने आप को अलग महसूस करता है किसी भी पूंजीवादी समाज में। वो 4 पहलू कौन कौन से हैं आगे हम लोग देखेंगे। द 4 टाइप ऑफ एलिनेशन अकॉर्डिंग टू मार्क्स, वो कौन कौन से हैं मार्क्स के अनुसार? अलगाव के 4 प्रकार। तो पहला प्रकार है एलिनेशन फ्रॉम वंस प्रोडक्ट, जो वो प्रोडक्ट बना रहा है उससे वो अपने आप को एलिनेटेड महसूस कर रहा है। ठीक, जैसे एक आदमी अगर पेन की कंपनी में काम कर रहा है, ठीक, पेन को बनाने के प्रोसेस से उसका कोई मतलब बनाने का जो पेन जो प्रोडक्ट है, जब प्रोडक्ट निकल के आई उससे उसको कोई मतलब नहीं, उसको कैपिटलिस्ट से मतलब है, कैपिटलिस्ट उसको बेच के पैसे कमाएगा, तो उसका एलिनेशन उसके प्रोडक्ट से होना शुरू होता है। ठीक, बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होता है प्रोडक्ट से कि मैंने बनाया ये चीज़ें, क्योंकि उससे उसको प्रॉफिट उतना नहीं हो रहा है जितना है कैपिटलिस्ट को हो रहा है। तो अपने बनाए हुए प्रोडक्ट से भी वो एलिनेटेड महसूस करने लगता है। ठीक, अलग थलग महसूस करने लगता है, किसी के उत्पाद से अलगाव, जो वो बना रहा है, जो जिस चीज का वो उत्पादन कर रहा है उससे भी वो अपने आप को अलग महसूस करने लगता है। ठीक, तो एलिनेशन फ्रॉम वंस प्रोडक्ट, जो वो बना रहा है उससे वो अपने आप को अलग महसूस कर रहा है। दूसरा है एलिनेशन फ्रॉम द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन के तरीके हैं उससे भी अपने आप को एलिनेटेड महसूस कर रहा है। सुबह में वहाँ जा रहा है वो और पूरा दिन मशीनों की तरह काम कर रहा है और शाम में वापस आ जा रहा है, तो पूरे प्रोसेस से भी उसको एक अलग अलगाव महसूस होने लगता है। बहुत इंटरेस्ट लेके वो काम नहीं करता है। ठीक, क्योंकि उसको अपनी अर्निंग के लिए, अपने डेली नीड्स को पूरा करने के लिए वो काम करना है, तो मजबूरी वो करता है, लेकिन उसको उस प्रोडक्शन में मजा नहीं आता है, इंटरेस्ट नहीं आता है, तो वो उससे भी अपने आप को अलग महसूस करने लगता है। उत्पादन की प्रक्रिया से भी वो अपने आप को अलग महसूस करने लगता है। ठीक, क्योंकि उसको कमाना है, डेली अपना रोजमर्रा की जिंदगी चलानी है, उसके लिए पैसे चाहिए और उस पैसे को कमाने के लिए उसको ये सारे काम करने हैं, तो वो करता है। बाकी उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि ना ही उसको प्रोडक्ट से मतलब है। तो अगर प्रोडक्ट से मतलब होता है तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी लेता वो। प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्ट से पहले ही एलिनेशन उसको महसूस हो रहा है कि उसने प्रोडक्ट बना दिया। जैसे आप एक मान लेते हैं कि एक एग्जांपल हम लोग लें, किसी फ्रिज की, रेफ्रिजरेटर की कंपनी में आप काम कर रहे हैं, ठीक, किसी भी रेफ्रिजरेटर की कंपनी में काम कर रहे हैं, मैं कंपनी का एग्जांपल नहीं दे सकता क्लास में। ठीक, कोई आप अगर वही रेफ्रिजरेटर बाद में मार्केट से खरीदने जा रहे हैं, जिसने बनाया है हो सकता है उसको भी मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस के हिसाब से ही वो प्रोडक्ट खरीदना पड़े। एक्सेप्ट कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपने एम्प्लॉय को एक कूपन दे देती है कि आप किसी भी मार्केट से खरीदेंगे तो आपको कुछ % डिस्काउंट मिल जाएगा। वो फ्री में प्रोडक्ट नहीं मिलता है जो उसने खुद बनाया, ठीक, कुछ % डिस्काउंट में मिल जाता है। तो प्रोडक्ट से एलिनेशन तो यही हो रहा है। ठीक, किसी कंपनी की बाइक अगर उसको लेना है
हो सकता है उस बाइक का पूरा स्ट्रक्चर जो है उस वर्कर ने बनाया हो, ठीक उस बाइक को उस वर्कर ने ही बनाया हो, लेकिन जब उसको खरीदना होगा तो वो मार्केट प्राइस से ही खरीदेगा वो सामान। ठीक, ये क्या है, एक तरह से एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट उसको महसूस हो रहा है। अब प्रोसेस से, चूंकि ये प्रोडक्ट से ही पहले एलिनेशन महसूस हो रहा है, तो प्रोसेस से तो होगा ही, फिर उसको प्रोसेस से भी उतना मतलब नहीं होता, इतने इंटरेस्ट से वो काम नहीं करता है, बल्कि चूंकि वो अपना घर चलाना है, उसको पैसे हो चाहिए उसके लिए, अपने डेली नीड्स को पूरा करने के लिए, तो वो प्रोसेस करता है, लेकिन उसका कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। तीसरा टाइप जो है एलिनेशन फ्रॉम वंस ह्यूमन नेचर और स्पेसिफिसिटी। एक ह्यूमन का जो नेचर होता है, एक एज अ ह्यूमन जो स्पीसीज का नेचर होता है, ह्यूमन स्पीसीज का जो नेचर होता है, उससे भी वो अपने आप को अलग महसूस करने लगता है, क्योंकि एक ह्यूमन का जो नेचर होता है वो क्या होती है, अपने लिए फीलिंग होती है, एक इमोशंस होते हैं, ये सारी चीजें कभी भी महसूस नहीं होती उसको जब वो एक वर्कर बन जाता है। वर्कर जब होता है तो वो एक मशीन की तरह काम करने लगता है, ठीक। तो एक ह्यूमन तो कभी मशीन नहीं हो सकता, नहीं, क्योंकि मशीन की फीलिंग्स नहीं होती, इमोशंस नहीं होते, लेकिन ये मशीन की तरह काम करता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं, तो किसी के घर में अगर डेथ हुई हो आज, ठीक, कोई भी अगर आदमी कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहा है, ठीक, अगर आज उसके घर में किसी की डेथ हो गई, हो सकता है कि वो सिर्फ 1 डे लीव ले, उसके बाद सेकेंड डे पे वो जाके कंपनी में काम करने लगे। हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट उसको दिया गया है जिसकी वजह से उसका लीव लेना भी दुश्वार हो जाता है कभी कभी, ठीक, वो लीव लेके घर भी नहीं आ सकता, अपने जो भी रिलेटिव की डेथ हुई है उसके आ, जो भी सेरेमनी है उसको, जो फनरल सेरेमनी होती है, जनाजे की जो भी चीजें होती हैं वो मतलब उसमें शामिल हो सके, उसके लिए भी उसको छुट्टी नहीं मिलती। बहुत सारी कंडीशन में ऐसा होता है, अगर मिल भी जाती है तो एक दिन के बाद दोबारा उसको जाना पड़ता है। तो ये ह्यूमन नेचर तो है नहीं ऐसा, उसकी इमोशंस इससे धीरे धीरे उसके इमोशंस अलाउ नहीं कर रहे हैं कि वो जाके दूसरे दिन किसी कंपनी में काम करे। हो सकता है उसका दिल भी ना लगे उस कंपनी में जाकर काम करते वक्त, ठीक, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट उसको मिल गया जो उस टाइम पे जब डेथ हुई है, डेथ के जो सारे रिचुअल्स होते हैं वो करने के बाद हो सकता है उसको तुरंत लौटना पड़े अपनी कंपनी के काम में, ठीक, क्योंकि एक प्रोजेक्ट चल रहा है उसको पूरा करना है। तो ये एक ह्यूमन नेचर जो था उससे भी वो अपने आप को अलग महसूस करने लगता है, ठीक। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप खुद इसके एग्जाम्पल सोच सकते हैं कि ह्यूमन नेचर क्या है। तो एक मशीन की तरह काम कर रहा है, मशीन का कोई इमोशन नहीं होता है, तो इनके भी इमोशन सारे खत्म हो जाते हैं। किसी के मानव स्वभाव और प्रजाति होने से अलगाव होता है, ठीक। तो ये मैंने समझा दिया कि कैसे होता है मानव स्वभाव या अपने मानव प्रजाति से अलग होने का मतलब क्या होता है। एलिनेशन फ्रॉम द अदर वर्कर एंड सोसाइटी, दूसरे वर्कर और सोसाइटी के से भी एलिनेशन होता है। सुबह आदमी काम करने चला गया, शाम में लौट के आया, खाना खाया, सो गया, फिर सुबह चला गया, तो इस तरह से ना ही वो अपने आसपास के लोगों से मिल पा रहा है, ना अपनी सोसाइटी के लोगों से मिल पा रहा है, और ना ही फेलो वर्कर से उतना उसका संबंध होता है, ठीक। क्योंकि आजकल की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कॉर्पोरेट कंपनियां होती हैं, उसमें क्या होता है, उसमें ज्यादातर हर आदमी अलग अलग एक स्पेशलाइजेशन रख रहा है, अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। जो वर्कर है वो मैनेजर से डायरेक्ट जाके बात नहीं कर सकते, हालांकि वो फेलो वर्कर ही तो है, एक कंपनी में एक साथ काम कर रहे हैं, तो फेलो वर्कर ही है, लेकिन एक अच्छा रिलेशन नहीं होता है, एचआर से अच्छा रिलेशन नहीं होगा, मैनेजर से अच्छा रिलेशन नहीं होगा। हो सकता है कि आपका अलग अलग डिपार्टमेंट हो, कोई डिपार्टमेंट कुछ बना रहा है, कोई डिपार्टमेंट कुछ बना रहा है, फिर एक फाइनल प्रोडक्ट उसका बन के तैयार होता है, उन सब से भी कोई अलग अपना वो एक संबंध महसूस नहीं होता है, उससे भी एलिनेशन अपने आप को महसूस करने लगते हैं, एलिनेटेड महसूस करने लगते हैं लोग। तो यही है 4 तरीका एलिनेशन का। अन्य श्रमिक और समाज से भी अलगाव महसूस होने लगता है, समाज से उसको कोई मतलब नहीं होता है, डेली काम करने जा रहा है, डेली शाम में आ रहा है और खाना खाया, सो गया, फिर सुबह जा रहा है, ऐसे ही चल रहा है, ठीक। श्रमिक से संबंध बहुत अच्छे नहीं होते हैं, हो सकता है एक दो से अच्छे हो जाएं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब एक अलगाव महसूस होता है लोगों से कि आप अलग डिपार्टमेंट के हैं, हम अलग डिपार्टमेंट के हैं, आप अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं। हालांकि बाद में जाके वही
दोनों प्रोडक्ट मिलके एक फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक, लेकिन फिर भी एक अलगाव महसूस होता है। तो ये 4 तरीके बताए हैं कार्ल मार्क्स ने एलिनेशन के, एलिनेशन फ्रॉम वंस प्रोडक्ट, alienation from the act of production, alienation from one's human nature as species being, alienation from other worker in society। ठीक, किसी के उत्पादन से अलगाव, उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव, उत्पादन के किसी भी मानव स्वभाव और मानव प्रजाति होने से अलगाव, अन्य श्रमिक और समाज से अलगाव महसूस होता है। तो ये 4 तरीके के अलगाव के बारे में बात किया है कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट आप कॉन्सेप्ट आता है क्लास एज अ पोजीशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्लास को डिफाइन किया इन्होंने। क्लास क्या है? एक पोजीशन है प्रोडक्शन प्रोसेस में, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में आपकी पोजीशन क्या है ये डिसाइड करती है कि आपकी क्लास क्या होगी। आपकी पोजीशन क्या है प्रोडक्शन प्रोसेस में ये डिसाइड करती है कि आपकी क्लास क्या होगी। तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि क्लास को एज अ पोजीशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस किसने डिफाइन किया है? So it's Karl Marx who defined class as a position in the production process। वर्क उत्पादन प्रक्रिया में एक स्थिति के रूप में, वर्क को उत्पादन प्रक्रिया में एक स्थिति के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो ये कार्ल मार्क्स ने परिभाषित किया है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वर्क आपका उसी से डिसाइड होता है कि उत्पादन प्रक्रिया में आपकी स्थिति क्या है। ठीक, उत्पादन प्रक्रिया में आपकी स्थिति क्या है यही डिसाइड करता है कि वर्क उत्पादन प्रक्रिया, वर्क आपका क्या होगा। उत्पादन प्रक्रिया में आपकी स्थिति ये डिसाइड करती है कि आपका वर्क क्या है। वन मिनट। स्टेजेस ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेजेस के बारे में बात किया है कार्ल मार्क्स ने। वो स्टेजेस आपको याद होना चाहिए। उसके उत्पादन के तरीके के चरण कौन कौन से हैं ये कार्ल मार्क्स ने बताया है, वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का एशियाई तरीका। ठीक, उसके बाद आता है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, जिसको ट्राइबल मोड ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है। तो या तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म दिया होगा आपको या ट्राइबल मोड ऑफ प्रोडक्शन दिया होगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि इसको क्रोनोलॉजी में करिए कि कौन सा प्रोडक्शन कब आया था। तो सबसे पहले एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, दूसरे स्टेप पे आता है प्रिमिटिव कम्युनिज्म और ट्राइबल मोड ऑफ प्रोडक्शन। आदिम साम्यवाद या जनजातीय उत्पादन पद्धति, आदिम साम्यवाद को ही जनजातीय उत्पादन पद्धति कहा जाता है। ठीक, तीसरा स्टेज क्या है? स्लेवरी और एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन। स्लेवरी मोड ऑफ प्रोडक्शन या एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, दोनों नाम हो सकते हैं इसके, गुलामी या उत्पादन का प्राचीन तरीका। ठीक, फिर चौथा आता है फ्यूडलिज्म और स्टेट मोड ऑफ प्रोडक्शन, सामंतवाद या संपदा उत्पादन का तरीका। नेक्स्ट आता है कम्युनिज्म और सोशलिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन, सांप्रदायिकता या समाजवाद उत्पादन का तरीका। सर इसमें आएगा कैपिटलिज्म के बाद, फ्यूडलिज्म के बाद आता है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। तो कम्युनिज्म ये लास्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है या सोशलिज्म लास्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, सांप्रदायिकता या समाजवाद उत्पादन का तरीका। ठीक, तो ये स्टेजेस ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन बताया है कार्ल मार्क्स ने, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से स्टेजेस हैं। ठीक, क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं कार्ल मार्क्स। क्या है क्लास कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी फर्स्ट डेवलप्ड बाय कार्ल मार्क्स is a theory that society is in a state of perpetual conflict because of competition for limited resources। कार्ल मार्क्स क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या बात करते हैं? क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने डेवलप किया था, जिसमें वो कहते हैं
कि सोसाइटी हमेशा एक परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट के स्टेट में रहती है, यानी कि सोसाइटी में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। क्यों कॉन्फ्लिक्ट चलता है? क्योंकि सोसाइटी में लिमिटेड रिसोर्सेज मौजूद है और उस रिसोर्सेज को पाने के लिए कंपटीशन होता है, और जहाँ पे भी कंपटीशन होगा वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जरूर होगा। इसलिए सोसाइटी हमेशा कॉन्फ्लिक्ट स्टेट में रहती है। किस लिए रहती है? क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होता है। वर्ग संघर्ष, संघर्ष का सिद्धांत जो है सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने दिया था, ठीक, जिसमें कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कोई भी समाज जो होता है वो हमेशा संघर्ष की स्थिति में रहता है, निरंतर संघर्ष की स्थिति में रहता है, क्योंकि समाज में सीमित संसाधन होते हैं। उस संसाधन को पाने के लिए हमेशा प्रतिस्पर्धा जारी रहती है, ठीक, और जहाँ पे भी प्रतिस्पर्धा जारी रहेगी वहाँ पे संघर्ष होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि संघर्ष और समाज में जो है हमेशा निरंतर संघर्ष की स्थिति समाज में रहती है। इसी को कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का नाम दिया है। Conflict theory hold that social order is maintained by domination and power rather than by consensus and conformity. कार्ल मार्क्स कहते हैं, क्योंकि जो फंक्शनलिस्ट हैं जैसे इमानुएल कीन है, रेडक्लिफ ब्राउन है, ठीक, या मेलिनोव्स्की है, उनका मानना है कि जो सोसाइटी होती है वो कंसेंसस एंड कंफर्मिटी से चलती है, लेकिन कार्ल मार्क्स का मानना ये है कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी होल्ड्स दैट सोशल ऑर्डर इज मेंटेन, सोशल और कंफर्मिटी के जरिए मेंटेन नहीं होता है। सोशल ऑर्डर जो है वो किससे मेंटेन होता है? कंसेंसस और कंफर्मिटी से नहीं, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट के जरिए मेंटेन होता है, डोमिनेशन ऑफ पावर के जरिए मेंटेन होता है, ठीक। संघर्ष सिद्धांत मानता है कि सामाजिक व्यवस्था आम सहमति और अनुरूपता के बजाय प्रभुत्व और शक्ति द्वारा बनाए रखी जा सकती है, ठीक, यानी कि समाज में जो सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है वो आम सहमति और अनुरूपता से नहीं होती है, बल्कि प्रभुत्व और शक्ति द्वारा बनाई जाती है। दे फील एंटागोनिज्म, यानी कि दो क्लासेस होती हैं, दोनों क्लासेस के बीच में हमेशा एंटागोनिज्म, दुश्मनी महसूस होती है, शत्रुता महसूस होती है, ठीक, हमेशा क्लासेस के बीच में शत्रुता महसूस होती है। नेक्स्ट आता है क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल क्या है? वर्ग संघर्ष। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स सेज दैट फॉर मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री देयर हैज बीन अ स्ट्रगल बिटवीन दोज टू क्लासेस। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल का मानना है कि जितनी भी हमारी हिस्ट्री है वो दो क्लासेस की हिस्ट्री के बारे में, दो क्लासेस के स्ट्रगल के बारे में बात करती है, यानी कि हमेशा हमारी जो हिस्ट्री है उसमें हमेशा दो क्लासेस के बीच में स्ट्रगल ही रहा है, ठीक। तो ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल का मानना है। दिस स्ट्रगल इज नोन एज क्लास स्ट्रगल, इसे तो उन्होंने क्लास स्ट्रगल का नाम दिया है, ठीक। तो कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल सेज दैट for most history there has been a struggle between those classes, between two classes. This struggle is known as class struggle, ठीक, यानी कि हमेशा दो क्लासेस के बीच में, वो दो क्लासेस कौन कौन सी है? हैव्स और हैव नॉट्स, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, रिसोर्सेज जिनके पास है जिनके पास नहीं है, ठीक, उन दोनों के बीच में हमेशा स्ट्रगल जारी रहता है। हर हिस्ट्री में यही होता है, यानी कि हिस्ट्री के अलग अलग स्टेज में यही होता है, इसी को हम लोग क्लास स्ट्रगल का नाम देते हैं। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल कहते हैं कि अधिकांश इतिहास में इन दो वर्गों के बीच संघर्ष रहता है, यानी कि जो हैव्स और हैव नॉट हैं उनके बीच में हमेशा संघर्ष रहता है, ठीक। जिनके पास है साधन और जिनके पास साधन नहीं है, दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष रहता है। दोनों आपस में एंटागोनिज्म महसूस करते हैं, शत्रुता महसूस करते हैं, ठीक, और इसी को हम लोग वर्ग संघर्ष का नाम देते हैं, ठीक। पोलराइजेशन ऑफ हैव्स एंड हैव नॉट्स, इसमें क्या होता है? पोलराइजेशन होता है हैव्स और हैव नॉट्स का, दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। जिनके पास है वो आपस में एक क्लास बना लेते हैं, और जिनके पास नहीं है वो जाकर आपस में एक क्लास बना लेते हैं, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, ठीक।
ठीक, जिनके पास है, जिनके पास नहीं है, क्या है क्या नहीं है, यानी कि उत्पादन के साधन जिनके पास हैं और जिनके पास नहीं है, दोनों का एक अलग अलग वर्ग बन जाता है, दोनों का अलग अलग ध्रुवीकरण होता है, ठीक, पोलराइजेशन होता है। एक बहुत ही फेमस कोटेशन है कार्ल मार्क्स की, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। वही होता है कि हमारी जो पूरी हिस्ट्री है वो क्लास स्ट्रगल की ही हिस्ट्री है, ठीक। यही उन्होंने अपने कोर्स में कहा है कि द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। अब तक के सभी समाजों का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्षों का ही इतिहास है, ये कार्ल मार्क्स का मानना है, ठीक। अब तक के सभी समाजों का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्षों का ही इतिहास है। ये कोर्स है कार्ल मार्क्स की। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी एंड नेक्स्ट एंड सेकंड एज थ्रेट्स, ठीक। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हिस्ट्री हमेशा अपने आप को दोहराती है, पहले जो है ट्रेजेडी के तौर पे, फिर फार्स के तौर पे। इतिहास खुद को दोहराता है, पहले एक त्रासदी के रूप में और दूसरा प्रहसन के रूप में, ठीक। पहले पहले त्रासदी के रूप में और दूसरा प्रहसन के रूप में। कैपिटलिज्म, और एक कोटेशन और है, ये भी कोटेशन है ये कार्ल मार्क्स की, कैपिटलिज्म कंटेन्स द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन। ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म कभी ना कभी अपने आप को खुद डिस्ट्रॉय कर देगा। इसका मतलब ये है कि कैपिटलिज्म के पास अपने को बर्बाद करने का ही एक सीड मौजूद है कैपिटलिज्म के अंदर, कि पूंजीवाद में स्वयं के विनाश के बीज निहित है, यानी कि पूंजीवाद अपने आप को खुद एक टाइम के बाद बर्बाद कर देगा, जो बाकी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में जैसा हुआ है, ठीक है। तो एक टाइम आएगा पूंजीवाद भी अपने आप को खत्म कर देगा, क्योंकि इसके अंदर खुद ही उसको विनाश करने की बीज है, क्योंकि ये एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं वर्कर का, और यही एक्सप्लॉयटेशन ही बीज है जो उनको खत्म कर देगा, ठीक। तो ऐसा बाकी भी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में हुआ है, बाकी भी संबंधों में ऐसा हुआ है, ठीक। तो इसी तरह पूंजीवाद भी अपने आप को खत्म कर देगा और फिर क्या आएगा, कम्युनिज्म आएगा या सोशलिज्म आएगा, ठीक। अच्छा, ये जो स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल या मतलब एक्सप्लॉयटेशन की जो बात करते हैं कार्ल मार्क्स, इससे, इस थ्योरी से सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? आप लोग इसका आंसर करिए। इस थ्योरी से सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? कैपिटलिस्ट को होता है या प्रोलेटारिएट को होता है? फास्ट आंसर करिएगा इसका, ठीक। जो भी थ्योरी है कार्ल मार्क्स की कि आगे जो है सोशलिज्म आएगा या कम्युनिज्म आएगा और कैपिटलिज्म बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन के बेस पे है, तो इससे सबसे ज्यादा कैपिटलिस्ट को फायदा हुआ इस थ्योरी से या प्रोलेटारिएट को सबसे ज्यादा हुआ? फास्ट आंसर करिए इसका। फास्ट आंसर करिए, जितने लोग भी ज्वाइन किए, जो भी आपकी समझ में आ रहा है बताइए, चाहे वो कैपिटलिस्ट को फायदा हुआ होगा, चाहे प्रोलेटारिएट को फायदा हुआ होगा। कैपिटलिस्ट, कैसे कैपिटलिस्ट को सबसे ज्यादा फायदा हुआ इससे? इस थ्योरी से कैपिटलिस्ट को कैसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ? बताइए कैसे कैपिटलिस्ट को फायदा हुआ इससे? हाँ, मैं भी यही कहूंगा कि कैपिटलिस्ट को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि कार्ल मार्क्स ने अगर ये थ्योरी ना दिया होता तो हो सकता है कैपिटलिज्म आज खत्म हो चुका होता।
हो सकता है अगर कार्ल मार्क्स ने ये थ्योरी पहले से ना दी होती तो कैपिटलिज्म हो सकता है खत्म हो चुका होता है। कि कैपिटलिज्म बचा ही इस वजह से है, ये थ्योरी की वजह से। ठीक, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने जो कैपिटलिज्म को खत्म होने की जो प्रॉब्लम्स थी उसको बता दिया। अब वो सारी प्रॉब्लम्स को कैपिटलिस्ट ने सॉल्व कर रहे हैं। कैपिटलिस्ट वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो लॉ के जरिए, पॉलिसी के जरिए या किसी भी जरिए। जैसे कि मैटरनिटी लीव दी जा रही है आजकल, ठीक, वर्कर की सेफ्टी को ध्यान रखा जा रहा है, ठीक, वर्क प्लेस को, वर्क प्लेस की जो कंडीशन है उसको सही किया जा रहा है, ठीक, वर्कर को अलग अलग स्कीम्स के जरिए बोनस दिए जा रहे हैं, बहुत सारी स्कीम्स से उनको फायदा दिया जा रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस दिए जा रहे हैं वर्कर को अलग अलग कंपनी में। तो ये सारे तरीके हैं अपने आप को बचाने के। ठीक, ऐसा नहीं कि पूंजीवाद जो है, जो कैपिटलिस्ट हैं वो आप पे बहुत ज्यादा मेहरबान है, बल्कि वो एक तरीका है कि आप उनके अगेंस्ट ना बोल पाए। ठीक, तो आपको एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये उनको अपने आप को बचाने का एक तरीका है। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने ये सारी प्रॉब्लम बताई थी कि एक्सप्लॉयटेशन होगा, तो एक्सप्लॉयटेशन ऐसी होता है कि आप वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं रख रहे हैं, ज्यादा आवर्स ऑफ, ज्यादा घंटे काम ले रहे हैं, तो ये सारे नियम बन चुके हैं, 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते। ठीक, तो ये 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते, ये कैपिटलिज्म का फायदा है इससे। ठीक, क्योंकि आप 8 घंटे से ज्यादा काम लेते हैं तो एक टाइम के बाद हो सकता है प्रोलेटेरिएट जो है वो स्ट्रगल करने लगते हैं और आपके खिलाफ बोलने लगते हैं, और एक रिवोल्यूशन आता है जिससे कैपिटलिज्म खत्म हो जाता है। तो जितने जितने प्रॉब्लम कार्ल मार्क्स ने बताए थे वो सारे प्रॉब्लम्स को कैपिटलिज्म सॉल्व करता गया। ठीक, और अभी चूंकि प्रॉब्लम है ही नहीं, तो प्रॉब्लम जब तक नहीं होगी रिवोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक, तो लॉ के जरिए, पॉलिसीज के जरिए या अलग अलग स्कीम्स के जरिए, जैसे बोनस दिया जा रहा है, दिवाली पे बोनस दिया जा रहा है, या मतलब अलग अलग त्योहार पे बोनस दिया जा रहा है, और प्रमोशन का कॉन्सेप्ट ले आया गया कि अच्छा काम करेंगे तो प्रमोशन दे दिया जाएगा, प्रमोशन का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, या मतलब सैलरी में इंक्रीमेंट किया जा रहा है। ये सारी चीजें क्या है, अपने आप को बचाने का तरीका और कुछ नहीं। ठीक, कैपिटलिज्म अपने आप को बचा रहा है इन सब तरीके से। तो हो सकता है कार्ल मार्क्स ने ये सारी चीजें अगर पहले ना बताई होती, क्योंकि कैपिटलिज्म में ये सारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कैपिटलिज्म खत्म होगा और सोशलिज्म और कम्युनिज्म आएगा। ठीक, तो हो सकता है कैपिटलिज्म ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व ना करता। ठीक, और अब तक कैपिटलिज्म खत्म हो चुका। ठीक, तो सबसे ज्यादा फायदा इस थ्योरी से कैपिटलिस्ट को हुआ। तो एक तरह से कार्ल मार्क्स ने इनके खिलाफ बोलकर इन्हीं का फायदा किया है। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कमोडिफिकेशन, वस्तुकरण। कमोडिफिकेशन या वस्तुकरण क्या होता है? द सबऑर्डिनेशन ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक रियल्म टू द लॉजिक ऑफ कैपिटलिज्म। इन दिस लॉजिक सच थिंग एज फ्रेंडशिप, knowledge, women, etc. are understood only in terms of their monetary value. ठीक, आजकल हम जितनी भी चीजें देखते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो नॉलेज हो, नॉलेज भी बेची खरीदी जा रही। कमोडिटी किसको कहते हैं या वस्तु किसको कहते हैं? जिसको मार्केट में बेचा और खरीदा जा सके, जिसकी एक वैल्यू लगाई जा सके, मॉनेटरी वैल्यू लगाई जा सके, यानी कि जिसको पैसे से बेचा और खरीदा जा सके। तो आजकल बहुत सारी चीजें हमारे समाज में ऐसी है, इवन फ्रेंडशिप भी हमारे समाज में ऐसी है जो बेची और खरीदी जा रही है। आपके पास पैसा है तो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, पैसा नहीं है तो बहुत सारे दोस्त नहीं हो सकते, बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है इस बेसिस पे होती है। सारी चीजें हम मॉनेटरी वैल्यू पे देखी जाती हैं। विमेन को बेचा और खरीदा जा रहा है। ठीक, मैरिजेस जो होती हैं उसमें क्या होता है? डाउरी जो है वो क्या है? एक तरह से बेचा और खरीदने का ही सिस्टम चल रहा है। नॉलेज तो हो ही रहा है, आपके प्राइवेट स्कूलों में जो है, या मतलब जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन है वो पूरी तरीके से क्या किया है, एक मार्केट बना दिया एजुकेशन का, नॉलेज का एक मार्केट बना दिया जहाँ पे नॉलेज बेची और खरीदी जाती है। तो यही है, जो चीजें कमोडिटी नहीं थी उसको कमोडिटी बना दिया गया। कमोडिटी मतलब ये है कि जिसको मार्केट में बेचा और खरीदा जा सके। ठीक, तो इसी को कहा जाता है कमोडिफिकेशन। ठीक, तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो चीजें कमोडिटी नहीं थी उसको भी अब कमोडिटी बना दिया गया है, मार्केट में बेचा और खरीदा जा रहा है, और उसको जो है मॉनेटरी वैल्यू के बेसिस पे उसको जज किया जाता है, उसको समझा जाता है। पूंजीवाद के तर्क के लिए निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की अधीनता, इस तर्क में मित्रता, ज्ञान, स्त्री और
आदि जैसी बातों को उनके मौद्रिक मूल्य के रूप में समझा जाता है। तो मैंने बताया वस्तु किसको कहते हैं, जिसको बाजार में बेचा और खरीदा जा सके, जिसका एक पैसा मिल सके, जिसकी मौद्रिक मूल्य लगाया जा सके। तो आजकल जो पूंजीवाद ने इतना ज्यादा मतलब मार्केट को बढ़ावा दिया कि जो चीजें वस्तु नहीं थी उसका भी वस्तुकरण कर दिया गया, उसको भी वस्तु के तौर पे देखा जाने लगा। जैसे कि मित्रता, ज्ञान को बेचा और खरीदा जा रहा है मार्केट में। मित्रता, पैसा है तो मित्र है, नहीं तो शत्रु है। ठीक इस तरह से होता है समाज में, आप जानते भी होंगे, हम सब भी इसी समाज में रह रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम एक्सपीरियंस भी करते हैं। ठीक, ज्ञान है, ज्ञान का एक पूरा बाजार बना दिया गया है जहाँ पे ज्ञान को बेचा और खरीदा जाता है। आप देखते हैं ठीक, स्त्री आदि जैसी बातों को जो पहले बाजार के हिस्सा नहीं थे, अब वो बाजार के हिस्सा हो गए हैं और उनको मौद्रिक मूल्य के रूप में देखा जाने लगा है। इसी को वस्तुकरण कहा जाता है। इसी टर्म को वस्तुकरण कहा जाता है। In this way, they are no longer treated as things which are intrinsic worth but a commodities. तो यह ऐसी चीजें जो नहीं है जो आपके इमोशंस के बेस पे हों, आपके अंदरूनी मूल्य रखती हो, बल्कि अब ये कमोडिटी मानी जाने लगी है और इसको बेचा और खरीदा जाने लगा है। ठीक इस तरह उन्हें अब आंतरिक मूल्य वाली वस्तुओं के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि वो खरीद सकते हैं, बाजार से खरीद सकते हैं, बाजार में बेच सकते हैं, जिसकी वैल्यू पैसों में लगाई जा सकती है। ठीक, कमोडिफिकेशन ऑफ लेबर के बारे में बात किया है मैक्स वेबर ने कि जो लेबर है, लेबर मीन्स यहाँ पे वो नहीं है, आदमी की बात नहीं कर रहे, जो आपकी शक्ति है कोई काम करने की, उस शक्ति को हम बेच और खरीदें। ठीक, मेरे पास एबिलिटी है कोई काम करने की, तो वो काम की जो एबिलिटी है उस एबिलिटी को मैं बाजार में बेच और खरीद रहा हूँ। ठीक, कैसे खरीद रहा हूँ, कैसे बेच रहा हूँ, बाजार में मैं उसका एक रेट लगता है, ठीक, कि आपको ये काम करना है और इतना पैसा मिलेगा। ठीक, तो मैं उस हिसाब से अगर मुझको लगता है कि हाँ मेरी सही वैल्यू मिल रही है तो मैं वो काम करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ। तो एक तरीके से क्या है, मैं भी अपना जो मेरा लेबर है उसको भी मैं बेच रहा हूँ, जो मेरी शक्ति है किसी काम को करने की उसको भी बेच रहा हूँ। Typically, this occurs when independent producers, either peasants or artisans, are expropriate and turned into wage laborers. ठीक, जब जो है इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर या पीजेंट या आर्टिजन्स जो होते हैं वो वेज लेबर में कन्वर्ट होने लगते हैं, तो ऐसा होता है कमोडिफिकेशन ऑफ लेबर। ऐसा होता है आमतौर पर ये तब होता है जब स्वतंत्र उत्पादक या तो किसानों या कारीगरों को छीन लिया जाता है, यानी कि जो किसान या कारीगर हैं वो अब जो है अपने स्वतंत्र उत्पादक जो हैं वो अपने आप को बदल कर एक मजदूर बन जाते हैं, तो वो अपने श्रम को बेचने और खरीदने लगते हैं बाजार में। और श्रम का एक बाजार लगता है जहाँ पे एक वर्चुअल बाजार है जहाँ पे हम अपने श्रम को, अपने लेबर को बेच और खरीद रहे हैं। एक आदमी के पास अगर मसल पावर है तो अपने मसल का पावर को बेच रहा है। कोई चीज उठाने की, किसी कंपनी में कोई चीज उठाने की काम, कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप देख लीजिए, सामान को उठाकर ले जाना, लाना, ये सारी चीजें क्या है, वो एक शक्ति है कि वो सामान उठा सकता है, उस शक्ति को वो बेच और खरीद रहा है। ठीक, वो बेच रहा है, जो कैपिटलिस्ट है या जो उसके मालिक हैं वो उसको खरीद रहे हैं। ठीक, एक वैल्यू लग रही है उसमें। ठीक, तो हर एक चीज को अब कमोडिटी के उसमें देखा जाने लगा, सारी चीजों को कमोडिटी बना दिया गया। ठीक, उसकी कोई अलग से वैल्यू नहीं दी जाती है, बल्कि अब ये पैसा दे दिया गया। तो आपका एहसान खत्म हो गया कि आपने कोई भी सामान अगर आपने मंगाया, एक आदमी के पास, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक आदमी सरिया उठा के ले जाके दे रहा है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जगह है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं से ला के दिया, जहाँ पे काम है वहाँ पे ला के। तो अब उसका एक वो है ना कि उसने इतनी ज्यादा वजन चीज उठा के ला के वहाँ पे दी, लेकिन आपने पैसा देके वो सारी उसकी वो खत्म कर दी कि आपने पैसा लिया, यानी कि वो सारी जो आपकी शक्ति थी उठाने की वो आपने बेच दिया। ठीक, तो ये सारी चीजें कमोडिफिकेशन के लेवल पे हो रही है, कमोडिफिकेशन हो रहा है सारी चीजों का। द रिजल्टिंग वर्कर आर फोर्स्ड टू सेल देयर एबिलिटीज फॉर वेजेस। तो जो वर्कर हैं वो अपनी एबिलिटीज को वेजेस के लिए, तनख्वाह के लिए बेच रहे हैं। देयर लेबर हैज thus become a commodity, उनका लेबर जो है अब कमोडिटी बन गया है। एंड अ वर्किंग क्लास हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस, और इस वजह से वर्किंग क्लास एग्जिस्टेंस में आया जो अपनी वर्किंग एबिलिटी को बेचता है
और कैपिटलिस्ट उसको खरीदते हैं। परिणामी श्रमिकों को मजदूरी के लिए अपनी क्षमताओं को बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। इस प्रकार उनका श्रम एक वस्तु बन गया है। उनकी जो काम करने की क्षमता है वो एक वस्तु बन गई है जिसे बाजार में बेचा और खरीदा जा रहा है, और इस वजह से श्रमिक वर्ग का अस्तित्व हुआ है। इससे एक श्रमिक वर्ग अस्तित्व में आया है। तो कमोडिटी फेटिशिज्म हम लोग कल करेंगे। आज का आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हम कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन कैन आस्क। आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी क्वेश्चन है आपके पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन कैन आस्क। कमोडिटी फेटिशिज्म, लॉ, ये सारी चीजें हम लोग कल करेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट जो भी मार्क्स के बच रहे हैं वो हम लोग कल करेंगे। और भी उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन कैन आस्क। हाँ, ले सकते हैं। क्वेश्चन बैंक आते हैं बहुत सारे, वो ले सकते हैं। उसमें एक अरिहंत का क्वेश्चन बैंक आता है, वो आप ले सकते हैं। वो क्वेश्चन पेपर होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें एक्सप्लेनेशन दिया होता है। वो एक्सप्लेनेशन अगर आपको याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उससे बहुत सारी चीजें आपकी सॉल्व हो सकती हैं बाद में। वैसे गाइड बुक लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि गाइड बुक में जब बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारे प्रिंट मिस्टेक होते हैं, तो गाइड बुक मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। बस ये है कि आप जो है क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। और बहुत सारी ऐसे जनरल बुक होती हैं, जैसे CN शंकर राव की बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। हरगम्बस है वो पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ सकते हैं। गाइड बुक ना ले तो ठीक है, फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।